खाने के कारण इंसान सब कुछ करता है। इसी खाने के कारण हजारों किसान ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी खाने के कारण सरकार किसानों की बात नहीं मान पा रही और इसी खाने के कारण राजनीति हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में हमको चुनाव जिता दो, कांग्रेस सरकार किसानों के लिए एमएसपी ले आएगी। लेकिन क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि उन्हीं की 2010 में सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को ठुकरा दिया था और कहा था अगर एमएसपी हम लागू करते हैं, कानून बनाते हैं तो बाजार तबाह हो जाएगा, सरकारें डूब जाएगी। खैर, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि कैसे एमएसपी से डूब जाएगी सरकार, राहुल ने क्यों दी है गारंटी। तो पहला पॉइंट यही रहने वाला है, एमएसपी क्या है और किसान आखिर चाहते क्या हैं। दूसरा, एमएसपी कानून से सरकार कैसे डूब सकती है। तीसरा, कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की उस वक्त एमएसपी। चौथा, एमएसपी से छोटे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। और पांचवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से भारत को क्यों निकलवाना चाहते हैं किसान। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुत समझना पहले जरूरी है कि आखिर ये एमएसपी होती क्या है, किसान हमेशा क्यों एमएसपी की मांग करते हैं और अब तक इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती है। तो एमएसपी मतलब क्या होता है, फसलों की एक न्यूनतम कीमत, और ये एक पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, लॉ नहीं हूं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर मैं एक किसान हूं, अगर मैं अपनी फसल लेकर मार्केट में जाती हूं, वहां पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो अगर मुझे जो मैंने पैसा लगाया है उस फसल के लिए उतना भी नहीं मिलता है बल्कि उससे कम मिलता है, तो मैं सरकार के पास जाती हूँ कि आप मेरी एमएसपी पर जो एटलीस्ट जो मैंने रिसोर्सेज उसमें इस्तेमाल किए हैं, जो मैंने खर्चा किया है, कम से कम वो तो दो। तो एमएसपी पर सरकार उसको ले लेती है। लेकिन इस पर अभी भी कोई कानून नहीं है, सिर्फ ये पॉलिसी है। मतलब उस फसल की एक मिनिमम कीमत होती है जिस पर सरकार लेती है। अच्छा, अभी कौन डिसाइड करता है कि हर फसल की कितनी कीमत होनी चाहिए। तो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP। अब इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ऐसी फसल होनी चाहिए कि उस क्राइटेरियाज पर खरी उतरे, फिर उसके बाद वो एक कीमत डिसाइड करते हैं। सबसे पहले सरकार ने गेहूं पर एमएसपी दिया था। मैं आपको बता दूं, ये 60 के दशक की बात है, जब पहले किसान बहुत परेशान रहता था। वो लोग फसल ही नहीं उगाते थे क्योंकि कहते थे कि भैया हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। फिर सरकार ने कहा कि हम तुमसे खरीदेंगे, तुम फसल लाओ और हम तुमको एक गारंटीड उसका प्राइस देंगे। तो सरकार ने सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी चालू की थी 60 के दशक में, पीडीएस के द्वारा गरीबों को अनाज देना। तो सरकार अब उस अनाज का क्या करती है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू सरकार पहले किसानों से एक एमएसपी यानी एक न्यूनतम कीमत पर फसल ले लेती है, फिर उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा गरीबों को वो अनाज देती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त एमएसपी जो है वो सिर्फ 23 फसलों पर ही लागू होती है। अब वो 23 फसलें कौन कौन सी है, ये देखिए मैंने सब लिख रखा है। धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल भी कहते हैं इसे, कुसुम, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर की दाल, कपास, जूट, नारियल, इन सब पे ही अभी एमएसपी लागू होती है, यानी 23 फसलें। और इसमें गन्ने पर भी लागू होती है, लेकिन ये जो गन्ना होता है वो सरकार उसको नहीं लेती है, चीनी मिल उसको लेती है और उसको उचित मूल्य देना अनिवार्य होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 23 फसलें ही ऐसी है जिनके मैंने नाम आपको ऊपर गिनवाए हैं, जिसपे जो सिर्फ 1/3 है। बाकी के किसानों को क्या अभी सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। बाकी जो मछली उत्पादन होता है, पशु, सब्जी, फल, इन सब पे अभी भी कोई एमएसपी नहीं है। किसान करप्शन से परेशान हैं। वो लोग कहते हैं कि जिन फसलों पर एमएसपी है वो तो ठीक है, लेकिन बिहार जैसे राज्य है जहां पर पैक्स चलता है तो वहां पर हमको कम कीमतें मिलती है। जितना रिसोर्सेज हम लगाते हैं हमको उतना खर्च भी नहीं मिलता है, और जो ये बिचौलिए होते हैं वो आके करप्शन करते हैं, जिससे हमें घाटा होता है, हमें कर्जा लेना पड़ता है, फिर उससे किसान आत्महत्याएं करते हैं। तो बेसिकली उनको घाटा होता है। अब तक मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एमएसपी का 6% ही किसानों को लाभ होया है, और अभी तक ये जो 6% है वो ज्यादातर पंजाब हरियाणा के हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब एक और मन में सवाल आ जाता है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं। तो किसान चाहते हैं कि अभी सिर्फ ये जो एमएसपी 23 फसलों पर है, एक तो बढ़ा के आप सभी पे कर दो।
दूसरा, आप हमें लीगल गारंटी दे दो, यानी कानून बना दो। अभी सिर्फ ये पॉलिसी है, सरकार चाहे तो इसे हटा भी सकती है, अपनी मनमर्जी कर सकती है, लेकिन जब कानून बन जाएगा तो किसानों के पास हक होगा कोर्ट में किसी को भी घसीटने का, चाहे फिर वो सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, जो कम दाम पर किसानों से फसलें खरीदती है। अब देखिए, सभी फसलों पर CACP के 3 फॉर्मूले लगते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया पीछे कि CACP डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगी, क्या क्राइटेरियाज होंगे जिसको उस फसल को उसको पास करना होगा, तभी MSP पर उसकी खरीद की जाएगी। तो देखिए, 3 फॉर्मूले होते हैं CACP के पास। सबसे पहला होता है A2 मतलब जितना किसान ने खर्च किया है, यानी नकदी खर्चे को शामिल करते हैं, जितना अपना खर्च किया है हम आपको उतना मुनाफा उसकी प्राइस दे देंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है A2 + FL मतलब फसल लागत के साथ मेहनत भी, कि आपने जितना खर्च किया है, जितना उसमें लेबर लगाया है, जितना आपने उसमें रॉ मटेरियल डाला है, जितनी आपकी बिजली लगी है, जितना कुछ भी फर्टिलाइजर लगा है, वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। साथ में जो आपकी मेहनत लगी है, चाहे वो आपके किसान के परिवारजन होते हैं, वो खेतों में मदद करते हैं, चाहे आपने किसी दूसरे लेबर को हायर किया हो, तो उसका भी जो भुगतान है वो हम लोग आपको किसान को कर देंगे। अब तीसरा C2 जिसकी मांग होती है, C2 में ये होता है कि आपको आपका खर्च तो मिलेगा ही, जितना आपने खर्चा किया है वो फसल उगाने के लिए वो तो मिलेगा ही। उसके बाद जो गैर नकदी लागत होती है, कि एक तो आपने जो मेहनत लगाई है उसमें, उसके बाद जिस जमीन पर आपने वो उगाई है, अगर वो किसी को आप रेंट पे देते तो उसका भी खर्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आपने उसके लिए लोन ले रखा है और अगर उसमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो वो भी सरकार आपको देगी। तो C2 जो होता है वो सबसे ज्यादा मुनाफा करता है किसानों को। और अब किसान चाहते हैं कि भैया हमें तो, और स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि C2 में 50% खर्च और दो, और हमको C2 + 50% फॉर्मूला चाहिए MSP के साथ, ताकि हमको हमारे फसल का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो दूसरा है कि क्या सच में MSP कानून लाने से सरकार डूब जाएगी? तो इसका जवाब है कि MSP लाते ही सरकार का निकलेगा दिवाला। वो कैसे? कि अगर आपने सारी फसलों पर MSP लागू कर दिया और आपने सारी फसलों का एक जो है मुनाफा सारे किसानों को दे दिया, उसके बाद अगर उनकी फसल कैसी भी हो, चाहे मार्केट की प्राइस कैसी भी हो, सरकार ने तो ले लिया, तो इसके बाद आपको अपना सरकार को बजट भी बढ़ाना पड़ेगा ना, फूड सब्सिडी का आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप इसका बजट बढ़ा देते हो तो बाकी एरिया से आपको बजट कम करना पड़ेगा। अनाज को जनता में नहीं लिया तो अब आप बताइए कि अगर सपोज कीजिए कि जनता को वो अनाज चाहिए ही नहीं, सरकार ने तो ले लिया, कि किसान आपके पास आया, आपने MSP कानून बना दिया और वो जो क्राइटेरियाज आपने डिसाइड किए हैं आपको मजबूरी में लेना पड़ा और आपने वो फसल ले ली, लेकिन अब वो आपके गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, जनता खरीद ही नहीं रही है, तो फिर वो खराब भी हो सकता है। भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, निजी सेक्टर पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होती है, वो अपने हिसाब से एक दर डिसाइड करती है और अभी उन पे कोई दबाव है नहीं कि आपको MSP पर लेना है नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद निजी सेक्टर पर भी दबाव पड़ेगा और शायद ऐसा हो किसान फिर प्राइवेट सेक्टर में जाए ही ना, वो अगर सरकार MSP पर ले ही रही है तो सिर्फ उसको ही देगा और हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है और सरकार को घाटा हो सकता है। पंजाब हरियाणा को MSP का सबसे ज्यादा फायदा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अभी पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। फसलों की कीमत बढ़ना यानी महंगाई, ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है। अगर फसल की कीमत बढ़ती है और अगर मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन एक बार MSP आने के बाद आपको उसी प्राइस पे फसल को खरीदना पड़ेगा, तो आपके लिए भी, आपके और मेरे लिए भी उस फसल की कीमत यानी उस सब्जी की कीमत, उस सीरियल की कीमत बढ़ जाती है, तो महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरे सेक्टर के बजट का क्या होगा, ये मैं पहले ही पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप सारा जो है बजट वो इसी में ही लगा दोगे तो फिर जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनका क्या होगा। ये सिर्फ लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पूरा किसान आंदोलन सिर्फ राजनीतिक मोड़ ले चुका है। प्रैक्टिकलिटी में इसकी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है कि MSP लागू हो। अभी दूर दूर तक प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तीसरा देख लीजिए कि आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की थी MSP। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें 2010 में ये कहा गया था, ये पूछा गया था यूपीए सरकार से कि आपने क्यों नहीं लागू की, और उनका जवाब था कि भैया अगर हम लागू कर देंगे तो पूरा बाजार तबाह हो जाएगा। इस पॉइंट में देखिए,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस को जितवा दो, हम किसानों के लिए एमएसपी पर कानून ले आएंगे। लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि साल 2010 में उन्हीं की कांग्रेस सरकार ने एमएसपी पर कानून ठुकरा दिया था और कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें अगर लागू हुई तो बाजार तबाह हो जाएगा। ये देखिए उसकी एक कॉपी, तारीख है 16 अप्रैल 2010 को। राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए सरकार से सीधा सवाल किया था। सवाल ये था कि क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी कीमतें देने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं? अगर हाँ तो उसकी डिटेल दे और नहीं तो इसका कारण बताएं। इसके जवाब में तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने 2010 में एक लिखित उत्तर में संसद को ये बताया था कि प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। सिफारिशों को मानने का मतलब होगा कि बाजारों को तबाह कर देना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एमएसपी और उत्पादन लागत को तकनीकी आधार पर जोड़ना कई मामलों में उल्टा असर भी डाल सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे किसान आंदोलन 2.0 में कांग्रेस अभी बढ़ चढ़कर किसानों का समर्थन कर रही है, कह रही है कि हम उनके साथ हैं। पर किसान नेताओं ने भी ये कह दिया है कि किसानों की ऐसी हालत के लिए कांग्रेस सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितनी कि बीजेपी है। चौथा देख लीजिए कि एमएसपी से छोटे किसानों को क्या फायदा हो सकता है। बड़े किसानों को तो हो और ना भी हो, लेकिन छोटे किसानों को कैसा फायदा होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी तक एमएसपी की जो कीमत है वो सरकार ने बढ़ाई नहीं है। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो 1966 में वो 54 रुपीस प्रति क्विंटल थी, लेकिन 2021 में वो 1975 हो गई है। और अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो लगभग 2200 रुपए हो गई है। तो मतलब मोदी सरकार ने भी एमएसपी पर प्राइजेस बढ़ाई हैं और वो तब से लेकर अब तक बढ़ी हैं। चावल की बात कर लीजिए, 1970 में उसकी कीमत थी 51 पर और ये 2021 में वो 1868 रुपीस हो गई। तो एमएसपी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक लॉ नहीं बनाया गया है। छोटे किसानों की फसल सही दाम में अगर एमएसपी पर कानून आ जाता है तो ये जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटी जैसे सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो उनको उनकी फसल की सही कीमत मिलेगी। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि ट्रैक्टर्स ले लेके किसान लोग अपनी ही फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि भैया हमें इसका प्राइस ही नहीं मिल रहा है, जितना हमने इसमें रिसोर्सेज लगाया है, खर्चा किया है, उतना हमें मार्केट में पैसा ही नहीं मिल रहा है। और क्योंकि एमएसपी नहीं है तो सरकार भी नहीं खरीद रही है, तो हमको घाटा ही घाटा हो रहा है। तो ऐसी फसल का क्या मतलब है। सब्जी उगाने वाले किसान अधिकतर गरीब होते हैं, फिर इसी से ये रिजल्ट होता है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं, किसान कर्ज लेते हैं और इसलिए किसान परेशान हैं। किसान कर्ज के कारण करते हैं आत्महत्या, मैं आपको बता चुकी हूँ। फसलें हो जाती है मौसम के कारण खराब, कि भैया अगर आपने फसल उगा ली है लेकिन कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसके कारण अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ता है कि आपने इतना खर्चा किया पर उसके बाद भी आपकी फसल ही नहीं तैयार हो पाई, तो फिर उसका ठेका कौन उठाएगा। बैलेंस करना सब कुछ बहुत जरूरी है। मोदी सरकार की कमेटी का कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि जब 2021 में आंदोलन हुआ था तो मोदी सरकार ने कहा था कृषि कानून तो वापस ले लिए, एमएसपी पर एक कमेटी बना दी, लेकिन आज तक उस कमेटी का कुछ नहीं हो पाया। पांचवा सवाल आता है कि WTO से भारत को क्यों निकलवाना चाहते हैं किसान। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये दुनिया भर की एक संधि है जिसमें भारत भी शामिल है कि भैया किसानों से महंगी खरीद। अब आप मुझे बात बताइए कि भारत सरकार ने तो किसानों से खरीद ली जो डिसाइडेड था एमएसपी के हिसाब से, लेकिन जब वो बाहर के बाजार में जाते हैं ग्लोबल मार्केट में, उधर उनको सस्ते में बेचनी पड़ेगी, तो सरकार को तो इसमें घाटा ही होगा। और अगर आप WTO की संधि के हिसाब से नहीं चलोगे, उनके क्राइटेरियाज के हिसाब से नहीं चलोगे और आप खुद के कुछ डोमेस्टिक एमएसपी में कानून बना देते हो, कुछ बदलाव कर देते हो, तो जाहिर सी बात है कि WTO उसका विरोध करेगा, भारत की निंदा करेगा। तो इसलिए भारत जो किसान है वो चाहते हैं कि भारत WTO से निकल जाए। तो देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एमएसपी का मुद्दा क्यों राजनीतिक भी है और क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारी राजनीति है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इतने से शो में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बट आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी किसान आंदोलन कब तक चलता है, रोज आपके सामने विजुअल सामने आ रहे हैं, और जब इतना लंबा चलेगा, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन इसका क्या होगा। क्या एमएसपी पर कानून बना पाएगी मोदी सरकार, ये वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।